अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, लंदन से गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? जहाँ भी हों खैरियत से रहें, अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो इरफान कादिर साहब हीरो हैं जी। आज सोशल मीडिया पे मैं अभी देख रहा था, क्योंकि वो जो आज ख़ुद नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने लिया है आली मकाम हजरात ने, वो बड़ा ही दिलचस्प है। कैबिनेट जो है अब वो यानी होता ये है कि एक यानी ख़ुद सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला है कि व्हाट इज़ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ कैबिनेट एंड द प्राइम मिनिस्टर। अब आपके सामने एक पिक्चर आती है कि वज़ीर आज़म कैबिनेट की सदारत कर रहा है, मुल्क के कवानीन और मुल्क चला रहा है, रन गवर्नमेंट बैठी है। उसके साथ हम तस्वीर देखते थे कि जब ये दूसरी कॉन्फ्रेंस अपना, आपको पता है ना वो जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, जिसमें सारी नज़र होती है, तो वो एक तस्वीर आती है कि वो सारे आली मकाम बैठे हुए हैं, वो भी बराबर के शरीक हैं मुल्क के चलाने में। अब ये भी है माशाल्लाह, सुप्रीम कोर्ट भी ये भी कहते हैं कि जी हम भी हैं राहों में, अब हमने भी हिस्सा लेना है। और वो हिस्सा यार गवर्नमेंट है, वो एक लेजिस्लेशन कर रही है, कानून बना रही है, नैब के हवाले से या ECL के हवाले से प्रोसीजर तब्दील कर रही है। उनका हक है, वो अपना एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये नोटिस ले रहे हैं कि नहीं जी नहीं, आपका तो ये पॉलिसी हम नहीं, मतलब ये होता है। अब इरफान कादिर साहब की तारीफ़ें क्यों हो रही हैं? इसलिए हो रही हैं कि उन्होंने सच बोला है। कोर्ट में गए, 3 मिनट की दलाइल उन्होंने पहले तो ये कहा कि जज साहब ने कि ये लिख कर अपने सवाल आप दे दें, हम आपसे बात नहीं करना चाहते। इरफान कादिर ने कहा कि आप सवाल लिख कर दे दें, मैं लिख कर जवाब दे दूंगा। जिसके बाद फिर बोलने की इजाज़त मिली, और बोलने 3 मिनट बोले हैं। और उन्होंने जो मैं सुन पाया हूँ, जो रिपोर्ट हुआ है वो ये है कि ये दो सियासी जमातों की लड़ाई है और आप एक सियासी जमात के पीछे खड़े हैं। अब जाहिर है कि बाकी जो दलाइल दिए होंगे वो भी ये दिए होंगे। तो 5 मुअज़्ज़िज़ जो हैं वोट के फारिग बर्खास्त अंदर चले गए, भागे। सच के सामने कौन खड़ा होता है? बोलने वाला चाहिए, बोले तो सही, बुरे को बुरा कहें। अच्छा, अब ये जिस तरह से हमारी अदालतों का रवैया है, खुल के, इसमें कोई अब यानी वो नहीं है लगी लिपटी, खुल के। वो टिकटॉकर का मैं पढ़ रहा था, लड़की जिसने आग लगाई थी, उसकी वो दरखास्त, वो जमानत की दरखास्त मंजूर हो गई है। पूरा कानून हरकत में आया हुआ वहाँ पे इस्लामाबाद में ही। उसने आग लगा के टिकटॉक अपनी वो किया, तो पूरा निज़ाम हरकत में आके उसके खिलाफ आ गया। जबकि PTI के लोगों ने जब आके यही मतलब आधा शहर जला दिया, मतलब पूरे पार्क जला दिए, तो वहाँ पे आपके सामने अदालती रिमार्क्स आ चुके हैं। फाजिल जज कह चुके हैं कुछ छोड़ें यार को, तो क़यादत को पता ही नहीं है, हो जाते हैं ऐसे वाक़या, मसला ही कोई नहीं। बल्कि खुद उनसे कहा कि आओ, पुलिस से कहा खोल दो, आओ आने दो, फसाद करने दो। वो टिकटॉकर लड़की बताओ, उसको PTI में शामिल होना चाहिए, यही उसकी गलती है। तो उसके जज साहब खुद ही वकील बन जाएंगे, उसके मसले कोई नहीं। ये तासुर है, यानी ये तासुर है। जब ये बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट एक बेंच तश्कील देते हैं चीफ जस्टिस साहब, वो बेंच तश्कील होता है, वो अभी जैसे नाम आते हैं तो फैसला पता चल जाता है क्या होगा। यानी कोर्ट रिपोर्टिंग जो हजरात करते हैं, जिनकी ज़िंदगियां गुजर गई हैं, वो फ़ौरन अपने सोशल अकाउंट्स पे अपडेट कर देते हैं कि ये इस मुकदमे का या इस केस के सुनने के लिए चीफ जस्टिस साहब ने जिन जजेस का इंतखाब किया है, इसका जो यानी नतीजा है, इसका जो फैसला है वो ये होगा। क्यों हमारी अदलिया जो है दुनिया भर में रुसवा है? क्यों हमारे जजेस हजरात जो हैं वो मतलब दुनिया में यहाँ पे यानी कहीं कोई इज़्ज़त नहीं है, बिल्कुल भी कतई कोई इज़्ज़त नहीं है। इसलिए फिर इस तरह के निज़ाम जहाँ पे चलते हैं, जिन मुल्कों में भी चलते हैं, वहाँ फिर तौहीन अदालत के कानून रखवाने पड़ते हैं कि दुनिया में तो बाहर कोई इज़्ज़त है नहीं अपनी, तो कम अज़ कम इनको तो डंडे से मारो ना। सच बोलने से रोकने के लिए ये किया जाता है। तौहीन अदालत, आपने सच बोला, तौहीन अदालत 6 महीने के लिए अंदर। ये जालिमाना, ये कॉलोनीज़ को जो फॉरेन फोर्सेस, काबिज फोर्सेस, बाहर की फोर्सेस, फॉरेन फोर्सेस जो कॉलोनीज़ बनाती हैं, इस तरह के कवानीन वहाँ होते हैं। इसी वजह से आपके इल्म में होना चाहिए कि जब अंग्रेज़ की हुकूमत अभी हिंदुस्तान पे थी, तो यहाँ के जो यहाँ से जो लोग जाते थे अंग्रेज़ वहाँ यानी एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, जो वहाँ पे सरकारी महकमे यानी महकमा अदल में हो, इंसाफ में हो, टैक्स में हो, पुलिस में हो, कोई उस ज़माने का डिप्टी कमिश्नर ऊपर के लोग हों, तो जब वो वापस इंग्लैंड आते थे तो उनको यहाँ पे यानी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती थी। एक आदमी जो हिंदुस्तान में अफसर रह के आया हुआ है, बड़ा कमिश्नर रह के आया हुआ है, वो जब वापस रिटायरमेंट के बाद आता था, या दौरान सर्विस भी अगर उसको बुला लिया जाता था इंग्लैंड किसी, तो यहाँ पे वो कमिश्नर या यहाँ की कोई एग्जीक्यूटिव या यहाँ की ब्यूरोक्रेसी में बिल्कुल ज्वाइन नहीं कर सकता था, हालांकि उसके पास वो तजुर्बा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसलिए उसको जॉब नहीं करने देते थे कि वो एक महकूम, एक कॉलोनी में एक स्लेव्स और ग़ुलामों के ऊपर उसको हुक्मरानी का तजुर्बा है। अपने से जो साथ के बराबर जो रिस्पेक्टेबल सिटीजन्स हैं, उनके साथ इसको काम करने का तजुर्बा ही नहीं है। ये कॉलोनीज़ की प्रैक्टिस यहाँ पे करेगा जो हमारी सोसाइटी को कबूल नहीं है।
وجہ آپ کو سمجھ آئی کیوں ہمارے وکیل جب یہاں پہ آتے ہیں اور بہترین سے بہترین یونیورسٹی کی لاء ڈگری ہمارے پاکستان کی وہ لے کر آئیں, یہاں پہ جب وہ آتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے نہیں آپ کو نہیں پتہ قانون کیا ہے, نہ ہم آپ کی ڈگری کو مانتے ہیں نہ آپ کے لاء کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے آپ نے وہاں فیسیں دے دی ہیں, بڑی محنت کی ہوگی, بٹ وی ڈونٹ بلیو یو, کیونکہ ایز اے ہول آپ کے پورے ملک میں قانون کی ویلیو ہے ہی کوئی نہیں. آپ کو کیا پتہ, وہاں تو جعل سازی ہے, جھوٹے لوگ ہیں, اس لیے ان وکیلوں پہ اعتبار نہیں کیا جاتا اور ان وکیلوں کو یہاں دوبارہ سے ایگزام دے کے اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا پڑتا ہے. پھر مانتے ہیں کہ ہاں صحیح ہے, اب یہ وکیل ہم مان لیتے ہیں, اب یہ اس قابل ہو گیا ہے کہ یہ ہماری عدالتوں میں پیش ہو کے, اب یہ اس قابل ہو گیا ہے کہ یہ سالیسیٹر یعنی کوئی لکھت پڑھت جو ہے وہ یہ کر سکتا ہے, اب یہ اس قابل ہے. میں آپ سے گزارش کروں, ایک ہمارے جو مطلب ہے ارب پتی لوگ بھی جو ہیں نا, ارب پتی اور کھرب پتی, آپ یوں کہیے ایلیٹ کلاس کہہ لیجیے, جو بھی کہہ لیجیے, یہ اتنی بڑی توہین ہے پورے پاکستان کے ہر ایک فرد کی, لیکن اتنی بے عزتی اور توہین جب ہو تو وہ احساس ختم ہو جاتا ہے, بے عزتی کا, توہین کا احساس ایک مقام پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے, پھر نہیں ہوتی بے عزتی, محسوس ہی نہیں ہوتی. ہمارے ارب پتی اور کھرب پتیوں کو اٹھا کے دیکھیں, انہیں اس بات کا کوئی توہین کا احساس ہی نہیں ہے. وہ آپ کو بڑے فخر سے بتائیں گے کہ ہمارے 10 سال کا ویزا لگا ہوا امریکہ کا, 10 سال کا ویزا لگا ہوا انگلینڈ کا, بڑے فخر سے بتائیں گے. ان کو یہ مطلب معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ انتہائی بے عزتی کی بات ہے. جب وہ یہ شو مار رہے ہوتے ہیں نا کہ میرا 10 سال کا امریکہ کا ویزا لگا ہوا, یا 6 سال کا یا 5 سال کا انگلینڈ کا ویزا لگ گیا, لڑیاں پارٹی, یہ خوشیاں منانے کی بات نہیں ہے, یہ مقام افسوس ہے, یہ ماتم کرنے والا مقام ہے. یعنی ایک آدمی جو پاکستان کا ارب کھرب پتی ہے, اس سے زیادہ معتبر یہاں کا یعنی ٹرک چلانے والا, کوڑا اٹھانے والا ہے, کیونکہ وہ ایک مضبوط قوم سے تعلق رکھتا ہے. اس کو ویزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کے ایک پاسپورٹ پہ وہ ساری خوشحال دنیا وہ ٹریول کر جائے گا, اس کو ویزے کی ضرورت ہی نہیں. آن دی ادر ہینڈ ہمارا بڑے سے بڑا ارب پتی, وہ ویزا جب تک نہیں لگے گا وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو انٹری کوئی ملک دے, اور پھر اپلائی کرنا پڑے گا, کہیں بھی کینسل ہو سکتا ہے. یعنی آپ سے گزارش ہے کہ شکیل الرحمان صاحب, شکیل صاحب جیسا بندہ, یعنی جنگ اور جیو گروپ کا مالک, میں ان سے دبئی میں ان کے گھر میں ایک دفعہ ملاقات ہوئی تو پریشان تھے کہ میرے پاسپورٹ جو ہے وہ گم ہو گئے ہیں. ان کو شک تھا کسی پہ, بہرحال کیا نام لینا, کہتے ہیں میرا پاسپورٹ اٹھوا لیا اور اب میں نئے پاسپورٹ کا انتظار کر رہا ہوں تاکہ میں کو ٹریول کر سکوں, اور بس وہ یہ ہے کہ نیا پاسپورٹ آئے گا پھر مجھے امریکہ کے اور انگلینڈ کے ویزے اپلائی کرنے ہوں گے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا کہ آپ کو کیا ضرورت ہے, آپ کا تو اتنا بڑا سیٹ اپ ہے لندن میں, آپ کیوں, یعنی برٹش پاسپورٹ آپ لے لیجئے, آپ کی جان ہی چھوٹ جائے گی. تو جواب میں کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ یار مجھے پہلے ہی غدار کہتے ہیں, ہر وقت تو مجھ پہ غدار ہونے کا تانا ہے, میں اگر دوسری نیشنلٹی لے لوں گا تو پھر تو مزید میرے پیچھے پڑ جائیں گے. یعنی یہ انسیکیورٹی اس آدمی کی ہے جو پاکستان کی سب سے بڑی میڈیا امپائر چلا رہا ہے. یعنی آپ ماریانہ بابر صاحبہ کا یہ ٹویٹ ملاحظہ فرمائیے. اچھا, اب یہ میں آپ سے گزارش پہلے بھی کر چکا ہوں کہ ماریانہ بابر صاحبہ جو ہیں ان کے ٹویٹس کو آپ ڈسمس نہیں کر سکتے, سنجیدہ پروقار خاتون ہیں اور اپنی بات کنفرم کر کے یہ پبلک کرتی ہیں. تو انہوں نے اب کنفرم کر دیا ہے, انہوں نے بھی کنفرم کر دیا ہے کہ پی ٹی آئی نے یہ دھرنا, مارچ, فساد, جو بھی آپ کہیے, اس سے پہلے تھرو جی ایچ کیو گورنمنٹ سے رابطہ کیا. ٹھیک ہے جی, اب کنفرم ہو گئی یہ بات. اور ماریانہ بابر خود بھی کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے بھی جی ایچ کیو سے کنفرم کرنے کے بعد وہ یہ بتا رہی ہیں. ٹھیک ہو گیا کہ وہ ایسا ہوا تھا. اور جی ایچ کیو نے پیغام اس سے پہلے یعنی نون لیگ کو بھی دیا تھا کہ ہمارے خلاف فرنٹ اٹیک نہ کریں, تو وہ خاموش ہو گئے. عمران خان کو اب یہ کہا ہے کہ فرنٹ اٹیک جو ہے یہ ذرا نہ کرو, اس سے مطلب وغیرہ وغیرہ. جس پر پھر آگے کسی نے کہا کہ یہ مطلب یہ بھی پڑھ لیجئے کہ ان کی مطلب ان کو یہ کام کرنے کی ضرورت کیا ہے, کیوں اس میں آتے ہیں, اور الیکشن جو ہے وہ فری و فیئر ہونا چاہیے. اب ماریانہ بابر صاحبہ جنہوں نے خود جمہوری حقوق کی اور انسانی حقوق کی جنگ لڑی ہے ساری زندگی, لیکن چونکہ ان کا بیک گراؤنڈ تو ملٹری کا ہی ہے, ٹھیک ہے, اس وقت بھی ظاہر ہے, تو اب ایک یعنی جس کا بیک گراؤنڈ اسٹیبلشمنٹ کا ہو, جی ایچ کیو کا ہو, وہ جمہوری اور انسانی اور آئینی آزادیوں کی جنگ لڑتے ہوئے بھی وہ کیا کہہ رہی ہیں, ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ایک دفعہ الیکشن جو ہے نا, الیکشن کی اگر ان کو قوم کو ہم دے دیں اجازت, جب اسٹیبلشمنٹ دیتی ہے تو یہ چوروں کو ووٹ دے دیتے ہیں. ایک دفعہ جو ہے وہ الیکشن فری کروایا تھا, اس کا نتیجہ سب نے دیکھ لیا. اچھا, اب دلائل کی بات ہے نا, اب میں آپ سے گزارش یہ کروں کہ وہ جو ڈھاکہ فال ہو گیا, یعنی 247 سال انگریز نے کامیابی سے اسی فوج کے ساتھ پورے بنگال کو اپنے قبضے میں رکھا, اور اس بنگال کو آدھا کر کے آدھا حصہ جو پاکستانی, یہی فوج تھی انگریز کی جو پاکستانی فوج تھی, بھارتی فوج, اسی فوج کے پاس جب وہ آدھا بنگال آیا تو 24 سال میں چھوڑنا پڑا. 24 سال نہیں سنبھال سکے, 25 نہیں سنبھال سکے, 24 میں چھوڑنا پڑا.
दौड़ लगानी पड़ी। 247 साल अंग्रेज ने, जिसमें पूरे बंगाल को, वो ये आधे बंगाल को 24 साल नहीं चला सके। और उससे जो सबक सीखा है वो ये नहीं है कि हमें यानी 70 का यानी हमें इक़्तिदार दे देना चाहिए था। अवामी लीग जो जीत गई थी उनको इक़्तिदार दे देना चाहिए था। शेख मुजीब जो फातिमा जिन्ना का पोलिंग एजेंट था ढाका में, अयूब खान के खिलाफ, उसके जबर के खिलाफ लड़ रहा था, वो बंगाली जो पाकिस्तानी आर्मी में 65 की जंग में यानी लाहौर को डिफेंड कर रहे थे और शहीद हुए। कोई सबक नहीं है वहां से। सबक क्या सीखा है कि वो जो इलेक्शंस करवाए थे ना फ्री एंड फेयर, वो गलत डिसीजन था। हाय हाय हाय, कुर्बान जाए वैसे इस जहानत और फतानत के। यानी आधा मुल्क चला गया है। महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट छपने नहीं दी, किसी एक बंदे को सजा नहीं देने दी। अफसोस क्या है कि वो इलेक्शन जो है ना 70 के, वो नहीं करवाने चाहिए थे। अगर वो ना करवाते, डंडे ही चलाते, बंदूकों से ही मारते रहते, तो फिर वो मशरकी पाकिस्तान आज भी हमारे यानी पास होता। इलेक्शन हमारी गलती थी, इक़्तिदार ना देना गलती नहीं है। लिहाजा लेसन ये ले लिया गया कि आइंदा फ्री एंड फेयर इलेक्शन की इजाज़त नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये लोग बेवकूफ़ हैं, जाहिल हैं, ये चोरों को वोट देते हैं, डकैतों को वोट देते हैं, लिहाजा ये अलाउ नहीं किया जा सकता। तो फिर जमहूरियत क्यों नाम रखा हुआ है? हटा दो ना भाई। यही तो मुसीबत है सारे अजाब की। या इधर हो जाओ या उधर हो जाओ, या तो नॉर्थ कोरिया बन जाओ, फिर बंदूकें लेकर आओ, इमरान खान अच्छा लगता है, अमीरुल मोमिनीन बना दो, तालिबान के साथ मिल जाओ, खत्म करो कहानी, मुनाफिकत को खत्म करो। बहुत बुरा लगता है अमेरिका, नहीं जी अमेरिका भी नहीं, 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 उनके साथ बना के रखनी है। तो यार तुमसे तो तालिबान अच्छे हैं, लेकिन तालिबान भी वैसे अब कैसे अच्छे हैं, क्योंकि पैसे तो वो भी उन्हीं से मांग रहे हैं। तो ये जज्बाती बातें, ये जाहिलाना बातें, ये सब कुछ बहरहाल जो स्कीम पाकिस्तान में, विलो ख़त्म करता हूँ, ये स्कीम जो पाकिस्तान में चल रही है, इस स्कीम में को सब्ज़ी की दुकान आप नहीं चला सकते भाई इस तरह, जिस तरह आप मुल्क चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भीख मांगते हुए बच्चे, ये बिलखते हुए मरीज़ सरकारी अस्पतालों में, ये बिलखती हुई वेंटिलेटर पे पड़ी मईशत, ये दुनिया के हर मुल्क से जाके भीख मांगना, पासपोर्ट का मतलब है तौहीन का एहसास ही नहीं है सिरे से आपके। ये बहुत बड़ी बेइज्जती है। मैं आपसे गुजारिश करूं कि जब आपका वीज़ा अगली दफ़ा लगे तो पार्टी बिल्कुल आप बनाइए, लेकिन इस बात को ज़रूर जहन में रखिए कि बेइज्जती के दुनिया के इस आलमी यानी जहाँ पे मतलब ये कहने का कि आप इस हद तक अनवांटेड हैं और इस हद तक नाकाबिल एतबार हैं कि दुनिया का कोई मुल्क आपके पासपोर्ट को एंटरटेन ही नहीं करता सिरे से। वो कहता झूठा आ गया, ये जो है झूठा है, झूठा। क्यों कहती है दुनिया यार दुश्मन है आपकी? बिल्कुल नहीं। हमें इरफान कादिर चाहिए, हमें सच बोलना है, हमें मरियम नवाज चाहिए, हमें सच बोलना है भाई। बहुत अगर शौक है फिर खुल के आए सामने, खुल के आए सामने और आके जिम्मेदारी भी उठाए। जिम्मेदारी उठानी कोई नहीं है, पीछे रहना है, लोगों को कहना है। तो यार ये झूठ किसके लिए भाई? दुनिया में कोई बेवकूफ़ बन रहा है या पाकिस्तान में बन रहा है? कोई भी नहीं बन रहा, कहीं भी नहीं बन रहा। रेगुलेट नहीं करना फिर भी। चलें जनाब, आपकी बड़ी मेहरबानी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को शाद और आबाद रखे, उसके हमसायों को भी शाद और आबाद रखे। अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।